यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड चिक्स, कफ के नीचे सुई। इंसान को समझना कठिन है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकी कि साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे मन में अभी भी प्रश्न अनुत्तरित थे। मैं सोच रही थी कि साहब बादशाह अंकल को कैसे जानते थे। इसी बीच हम कॉलेज से निकल गए। यहां भूख के मारे आंतें कुलकुला रही थीं। मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल हमें दोपहर का भोजन देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा, कितना अशिष्ट है, उसमें शिष्टाचार नहीं है। यह साहब ने ही मना कर दिया था। करीब 10 मिनट में हम पुणे के बंड गार्डन इलाके में पहुंच गए। साहब ने मुझे मुख्य सड़क से बाएं, दाएं और यू टर्न लेने का निर्देश दिया और वहां उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, बिटिया का भोजनालय। मैंने सोचा, बिटिया के आसपास की कहानी एक और जारी रहेगी। शायद इन सब का कोई ना कोई लिंक है। क्या साहब सामान्य कारक है? साहब ने मुझसे कार पार्क करने और दोपहर का भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। रेस्टोरेंट से एक व्यक्ति साहब की ओर निकला। साहब ने उससे पूछा, कैसे हो रमेश? रमेश ने उनके पैर छुए। क्या बुरा है सर? रमेश ने साहब से पूछा। साहब ने कहा कि वे गेस्ट लेक्चर देने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि रमेश भी साहब को काफी समय से जानता था। पराठा बनाना, साहब ने कहा और पूछा, शीतल क्या खाओगी? मैंने उनसे कहा कि मुझे पराठों से कोई दिक्कत नहीं है। रमेश, चाय भी बना दो। रमेश ने पूछा, पुड़िया लाए हैं? ओह, वह कार में है, मुझे समझने दो। साहब उठने ही वाले थे। मैंने कहा, मुझे आपके लिए बैग लाने दो साहब। रमेश साहब की चाय बनाने के लिए साहब की पुड़िया ले गया। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म पराठे आ गए। पराठे खूब मक्खन के साथ परोसे गए। साहब ने 1 कप अतिरिक्त मक्खन मांगा। गर्म करारे पराठों से उठने वाली सुगंधित भाप पहले से ही भूखे मुझे मदहोश कर रही थी। अभी वे मेरे लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रलोभन थे। दोनों प्लेटें मेज पर रख दी गईं और हम खाना खाने लगे। आम के अचार और ठंडे दही के साथ पराठे का हर निवाला स्वर्ग जैसा स्वाद देता है। जब मैंने उनमें से 1-2 को निगल लिया तो मुझे साहब का ध्यान आया। यह उत्सुकता थी कि साहब अपना पराठा कैसे खा रहे हैं। वह चाकू और कांटे का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने पराठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। कांटे और चाकू की मदद से पहले उसने एक टुकड़े पर अचार का छोटा सा निवाला डाला, फिर इस टुकड़े को चम्मच पर रखकर दही में डुबोया और फिर मुंह में डाल लिया। शायद वह गर्मी और ठंड का औसत निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, कितना धूर्त है। मेरे लिए मेरे हाथ काफी कुशल थे और उंगलियों पर भोजन की गर्म और ठंडी अनुभूति इसका आनंद लेने का अनिवार्य हिस्सा थी। साहब को कुछ याद आ रहा था। जब हम दोपहर का भोजन कर रहे थे, साहब ने रमेश से विंसेंट को बुलाने के लिए कहा। विंसेंट हमारे साथ शामिल हुआ और उसे दोपहर के भोजन की पेशकश की गई, लेकिन वह पहले ही अपना भोजन कर चुका था। विंसेंट ने कहा, अगर आपकी विशेष चाय होगी तो मुझे इसे पीना अच्छा लगेगा। जरूर, साहब ने कहा और रमेश को 3 कप चाय बनाने को कहा। विंसेंट और साहब ने विभिन्न व्यावसायिक नंबरों पर चर्चा की। मैं सचमुच बोर हो रहा था। इस बीच साहब ने उस डीलर के बारे में पूछा जो भुगतान में देरी कर रहा था। विंसेंट ने कहा, सर, इस साल बिक्री खराब रही है, स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है। वह भुगतान करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि उन्हें 1 या 2 महीने और चाहिए। बातचीत में जब साहब संख्याओं और भुगतानों के संग्रह के बारे में बात कर रहे थे तो वह बहुत मुखर थे। उन्होंने विंसेंट से कहा कि पूरी राशि बिना किसी असफलता के एकत्र करनी होगी और वे इसे अपनी पुस्तकों में नहीं रख सकते। मुझे बेचारे विंसेंट पर दया आ गई। अगर बिक्री नहीं हुई होती तो यह आदमी पैसे कैसे इकट्ठा करता? यह कैसी नौकरी है? मैंने सोचा, सचमुच बहुत कठिन है। इतने में रमेश 3 कप चाय ले आया, साहब की स्पेशल चाय। जब हम चाय पी रहे थे, साहब ने विंसेंट को निर्देश दिया और फिर वह चले गए। मैंने साहब से कहा कि मैं वॉशरूम का उपयोग करके वापस आऊंगा। साहब ने कहा कि वह कार में इंतजार करेंगे। रमेश साहब के साथ कार तक गया। मैं वॉशरूम से वापस आया और कार की ओर बढ़ा। मेरे पीछे महिलाओं के शौचालय से एक आदमी आया जो गंभीर दर्द से चिल्ला रहा था। अपने हाथों को अपने अंडकोश पर रखे हुए था, नीचे झुका हुआ था
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर आते ही वह गिर पड़ा। होटल से रमेश सहित कुछ लोग उसकी ओर दौड़े। साहब कार की खिड़की से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाहर आने का इशारा किया, मैंने उन्हें बाहर आने का इशारा किया। मैंने ड्राइविंग सीट ली और पार्किंग से कार निकाली और गाड़ी चलाने लगा। साहब मेरी इस हरकत से थोड़ा चौंक गए। मामला क्या है? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। जब मैं शहर के ट्रैफिक में दाखिल हुई और गाड़ी चलाने में सहज हुई तो वह मुझे संदेह की दृष्टि से देखता रहा। तभी अचानक साहब ने मुझसे पूछा, तुम लेडीज वॉशरूम में गए थे ना? वहां क्या हुआ था? साहब, रहने दीजिए, यह चर्चा या बात करने लायक नहीं है। लेकिन साहब ने जिद की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वॉशरूम में अकेला था। जैसे ही मैं बाहर आ रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर एक हाथ मुझे टटोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो शायद किसी एक स्टॉल में छिपा हुआ था। फिर उसने मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश की और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे जोर से पीछे धकेल दिया, यह महसूस करते हुए कि मैं उसके लिए बहुत मजबूत हूं। उसने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे से उसकी गेंदों पर एक किक मारी और आप जानते हैं, इसने बिल्कुल सही जगह पर प्रहार किया। मैंने उसे सर्जरी के लिए न जाने के लिए पर्याप्त सलाह दी है, लेकिन निश्चित रूप से इसके बारे में चिंतित रहने के लिए कहा है। वह अब कुछ दिनों तक पानी नहीं पिएगा। मैंने ये कहा और हंस दिया। साहब ने भी मुस्कुरा दिया और इस बार सराहना में मेरी पीठ भी थपथपाई। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि अपना ख्याल कैसे रखना है और ऐसे पुरुषों से कैसे निपटना है। क्या करूं साहब, लेडी ड्राइवर हूं ना। इसके अलावा सर, आजकल केवल पुरुष ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद को महिलाओं से भी बचाना है। जिस दिन मैं ड्राइवर बनी, एक महिला के रूप में ऐसे पुरुषों और महिलाओं के साथ मेरी मुठभेड़ों के आधार पर दुनिया के बारे में मेरी धारणा काफी बदल गई। इसीलिए मैंने प्रोटेक्टर्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। रक्षक? वह हंसा। क्या आप कार में कहीं बंदूक छिपाकर रखते हैं? नहीं सर, बंदूक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह शहर एक अच्छा शहर है, कुल मिलाकर लोग अच्छे हैं। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को आजमाते हैं। उनके लिए मेरे पास एक हथियार है। हथियार? जी श्रीमान। मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन का कफ उलटा किया और उसे नीचे का हिस्सा दिखाया जिस पर 2 इंच लंबी सुई लगी हुई थी। यह क्या है? मैंने कहा। सर, यह एक सुई है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को चुभने का डर रहता है, खासतौर पर तब जब उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या चुभा है। सर, यौन शोषण की शुरुआत एक छोटे से स्पर्श से होती है, जिसे अगर तुरंत न रोका जाए तो इसे कमजोरी या सहमति का संकेत माना जाता है और हमलावर को बढ़ावा मिलता है। एक छोटी आक्रामक कार्रवाई आगे बढ़ने को विफल करने के लिए पर्याप्त है। भीड़ में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए घूरना, ऊंची आवाज में चिल्लाना या घर पर उनकी मां और बहन की याद दिलाते हुए कुछ अपशब्द चिल्लाना ज्यादातर काम आएगा। हालांकि कभी कभी हमारा सामना वास्तविक विकृत लोगों से होता है। उनके लिए मुझे भौतिक मार्ग अपनाना पड़ सकता है। तब ये सुई काम आती है। यदि पीछे बैठा व्यक्ति अपने पैरों को फैलाने की कोशिश करता है या छूने की कोशिश में हाथों का उपयोग करता है, तो सुई की एक छोटी सी चुभन पर्याप्त निवारक है। लोग चाकू से ज्यादा सुई की चुभन से डरते हैं और चुभन स्वचालित है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता, मैं बस छेद करने के लिए बिंदु पर दबाव डालता हूं। मैंने बिना यह जाने कि यह अच्छा था या बुरा, सब कुछ साहब के सामने उगल दिया। मैं शायद उसे प्रभावित करना चाहती थी। साहब भी वास्तव में प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फिर से मेरी पीठ थपथपाई। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उत्सुक थी और डीलर द्वारा भुगतान न करने की समस्या को समझना चाहती थी। मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मैं झिझक रही थी। साहब, एक चीज पूछूं, यह डीलर आपके साथ कितने समय से है? शुरू से ही, साहब ने कहा। मतलब वह एक अच्छा डीलर है? हाँ, साहब ने कहा। आपका सेल्स हर जगह खराब है साहब। मैंने पूछ लिया, क्या सभी स्थानों पर बिक्री खराब है? नहीं, साहब ने उत्तर दिया।
तो फिर हम इन शेयरों को किसी अन्य इलाके में बेचने और अपना बकाया वसूलने की कोशिश क्यों नहीं करते? स्टॉक उपलब्ध है, इससे उसे भी मदद मिलेगी। आदमी अच्छा अगर है तो हम थोड़ी मदद कर सकते हैं ना साहिब। किसी भी तरह अगले सीजन में भी आप उसे उधार में ही बेचेंगे। साहब चुप थे। उन्हें शायद लगा होगा कि मैं उनके काम में दखल दे रही हूं और वे सोच में पड़े रहे। हमने पुणे शहर पार किया और हमें राजमार्ग पर जाना था। जंक्शन पर भीषण जाम लग गया। यातायात कछुए की गति से चल रहा था। किन्हीं दो गाड़ियों के बीच बहुत कम जगह बची थी। इस बीच एक दोपहिया वाहन वाले ने मेरी कार और दूसरी कार के बीच से अपना वाहन निकालने की कोशिश की। वहां पर्याप्त जगह नहीं थी और जैसे ही उसने धक्का दिया, उसने मेरी कार को खरोंच दिया और पेंट छिल गया। मैं नीचे उतरी और उस पर चिल्लाई, दिमाग नहीं है या घर पे रेक आया है? वह अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने दोपहिया वाहन से उतर गया। मैं भी आगे बढ़ गई। वह चिल्ला रहा था, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? इसी बीच साहब उतरकर हम दोनों के बीच में आए और स्थिति को शांत किया। साहब और मैं वापस कार में बैठ गए। मैंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि ये दोपहिया वाहन वाले कैसे हैं और शहरों में खरोंचें कार चलाने के खर्च का एक हिस्सा कैसे बन गई हैं। जैसा कि हर बार होता है, इसमें खरोंच लग जाती है और इसकी कीमत कुछ हजार हो जाती है। साहब ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, एक झलक जो किसी को तब मिलती है जब उसके मन में कोई विचार आता है। बाकी यात्रा के बारे में वे गहराई से सोच रहे थे। हम मुंबई पहुंच रहे थे। साहब ने मुझसे पूछा कि उन्हें कितना भुगतान करना होगा। सर, अगर आपको ठीक लगे तो 300 रुपये दे दो। साहब ने गियर बॉक्स के पास 300 रुपये रख दिए। हम पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे। साहब ने कहा, शुक्रवार, जो 4 दिन बाद था, के लिए कुछ भी बुक न करे, आपको सूचना मिल जाएगी, और कार से बाहर निकल गए। शुभ रात्रि साहिब, मैंने कहा। शुभ रात्रि शीतल, उन्होंने उत्तर दिया और चले गए। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।